चलिए सभी का स्वागत है। नया टॉपिक में हम वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण, ठीक है। तब तक जो आपने पढ़ा, आप देखिए मानव एवं जीव मंडल योजना, इसके बारे में समझिए। इसी पर खेला पूरी दुनिया का, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की गए। पूरा दुनिया में वन्य जीव प्राणी से संबंधित जो भी कदम उठा रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका महादेश में हो, यूरोप महादेश में, एशिया महादेश में, कहीं पे भी ये कार्यक्रम नहीं आता ना। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट या गिर परियोजना जो भी है, ये 1972 का अधिनियम नहीं आता, ठीक है। तो मानव एवं जीव मंडल योजना का प्रारंभ हुआ 1978 में। किसने प्रारंभ किया? नाम सुने हो? प्रारंभ किया। प्रकृति मतलब ये संस्था कैसा है? प्रकृति का मतलब होता है स्वरूप। ये संस्था कैसा है? तो यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम, मतलब क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण, ये किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसलिए अंतर सरकारी मतलब आधा सरकारी आधा एनजीओ नहीं कहते हो, गैर सरकारी टाइप का। तो वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी अनुसंधान कि कैसे हम जीव को बचाएंगे पूरी दुनिया में, उससे संबंधित ये संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य एवं पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत करना। मनुष्य और पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत हवा और पानी और वृक्ष ही नहीं आता, जीव जंतु भी पर्यावरण का ही भाग है। साथ ही जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को क्या करना? निर्माण करना। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करना। तो ये था मानव एवं जीव मंडल योजना। जब यूनेस्को ने ऐसा कार्यक्रम लाया तो भारत भी इसका क्या किया? अनुपालन किया। भारत ने भी इस कार्यक्रम के तहत अपना कदम उठाया। भारत में वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित प्रजाति, वनस्पति, जीव जंतु को बचाने के लिए तो सब दो प्रकार से भारत ने कदम उठाए। एक कानून बनाया, एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। क्या लिखा हुआ? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कानून बनाया, पढ़ा दिया। 1972 का वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम कल बता दिए थे। 1991 में आया, संशोधित 2002 में, 2006 में, 2022 में, तो पढ़ा दिया है ना। ये अगला आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। सबसे पहला 1972 में गिर परियोजना, उसके बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, जिम कार्बेट, पहला ये है ना। उसके बाद 75 में प्रोजेक्ट क्या है? प्रोकाइडर। प्रोकाइडर का मतलब होता है घड़िया, घड़िया ये है। उसके बाद 1987 में गैंडा परियोजना लाया। 93 में हाथी, हाथी ठीक है, हाथी का कितनी का हाँ, तुम लोग बोलता क्यों नहीं है? छापते रहता हाथी प्रोजेक्ट। उसके बाद मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, अंगुर परियोजना। अंगुर एक द्वीप होता है, अंगुर परियोजना। हिमालय कस्तूरी मृग, हिमालय क्षेत्र में जो मृग पाया जाता है उसको हिमालय कस्तूरी मृग कहते हैं। मृग हिरन का ही समान होता है, देखिए मृग। रामायण में उसका उल्लेख है, प्रसंग आया है। मृग को मारना ही ना राम ने निकले थे। क्यों? क्योंकि सीता को वह मृग, सुंदर मृग चाहिए था, तभी तो रावण आता है। ये कार्य है ना, ठीक है। वन्य जीव गलियारा, वन्य जीव गलियारा क्लियर हो गया कि भारत में क्या कदम उठाया। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में जो इसका उद्देश्य है वही भारत में पूरा करने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। चलिए इसको लिखिए। ठीक है, समझो। जहाँ कंफ्यूजन होता है पहले ध्यान से समझेगा, छापेगा। अर्चना, हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, गलती करता है, जानते हुए भी गलती होता है। पहले समझ लो। ये वन है, वन क्षेत्र। हमारे एग्जाम्पल में
कौन सा वन, कोई भी वन लो, मान लीजिए सुंदरबन ले लेते हैं, ठीक है। ये सुंदरबन का एरिया, ठीक है, ये पूरा ये सुंदरबन का भौगोलिक क्षेत्र है, ध्यान से समझेगा। इसी में एक सीमा बनाया जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको वन जीव अभयारण्य कहा गया। मतलब इस पे मानव का क्रियाकलाप की अनुमति है। और क्या इस क्षेत्र में पशु चरा सकते हैं, पशु चारा की अनुमति, लकड़ी काटने की अनुमति, मानव का प्रवेश की अनुमति है। शिकार हेतु अनुमति लेना होगा। यानी बिना अनुमति का शिकार वर्जित। क्लियर हो गया? इस क्षेत्र को, ये पूरा सुंदरबन, ये सुंदरबन है, ठीक है। सुंदरबन में रेखा बनाया जाता, तार से घेरा रहता, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है वन जीव अभयारण्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब इधर आ, अब इसमें ये होगा तुमको राष्ट्रीय उद्यान, ये पार्ट। इसमें क्या है? राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश नहीं, पशु चारा नहीं, पशु चारा की अनुमति नहीं, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं, शिकार का अनुमति नहीं। अब इसी राष्ट्रीय उद्यान में, अब इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत फिर क्षेत्र बनाया जाता है अंदर में। टाइगर रिजर्व, टाइगर के लिए एक नाम बना दिया था, टाइगर रिजर्व। फिर कहीं पे क्षेत्र में गैंडा के लिए बनाया तो गैंडा रिजर्व, किसी क्षेत्र के लिए बनाया पक्षी के लिए तो पक्षी विहार। फिर इसी के अंतर्गत कहीं पे हाथी के लिए बनाया तो हाथी रिजर्व। क्लियर हुआ? ये है, यानी एक वन में ये खुला भाग है, वन का ये क्या है? खुला भाग है। यहाँ तुम मंडराते रहोगे लेकिन तार से घेरा रहेगा। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य जाओ, पश्चिमी चंपारण में देख लोगे। तो ये जो क्षेत्र है वन जीव अभयारण्य का, इसको वन जीव अभयारण्य, फिर उसके अंदर घेर दिया तो क्या कहलाया? राष्ट्रीय उद्यान। अब अलग अलग नहीं करेगा तो क्या पता, हिरण को अलग नहीं करेगा तो बात खाइए जाएगा।
इसलिए बाघ के लिए फिर बनाता है, बेड़ा टाइप का घेरा हुआ रहता है, टाइगर रिजर्व ताला आएगा। हाथी के लिए एक एरिया बना दिया राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, तो हाथी प्रोजेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो वन्य जीव अभियान किसको कहते हैं? तो मानव का क्रियाकलाप का अनुमति है इसमें, यहाँ तक मनुष्य घूम सकता है। तुम लोग जाओगे तो यहाँ तक ही, इसमें तो किसी भी सूरत में तुमको अनुमति नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में नहीं राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में तुमको अनुमति मिलेगा तो फिर यहाँ पे तुम शिकार कर सकते हो, कर लो, क्या पता हो, थोड़े वन अधिकारी बैठा रहेगा कि कौन आदमी है या नहीं है। तो अनुमति यहाँ है, क्या अनुमति है? बिना मानव क्रियाकलाप का मतलब पशु चारा का अनुमति मिलेगा, ठीक है, पशु चराइए जाके, लकड़ी काट सकते हैं, आप घूम सकते हैं। शिकार हेतु अनुमति, अगर शिकार करना होगा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में तो आपको अनुमति लेना होगा, बिना अनुमति के आप शिकार नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में नहीं, सीधा नहीं सर, हाँ नहीं, प्रवेश नहीं, पशु चारा की अनुमति नहीं, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं, शिकार की अनुमति नहीं, कुछ भी नहीं। और टाइगर रिजर्व जो घेर दिया, तार से घेरा रहता है बाघ के लिए। तो बाघ आप देखिएगा, मानस असम का जो है मानस है ना, उसमें हाथियों के लिए है, वो बाघों के लिए है, गेंडों के लिए है। कभी देखे एक सिंह वाला गेंडा हुई ना प्रसिद्ध, तो यदि एक मानस जो वन क्षेत्र है उसमें कई जीवों के लिए वो बनाया गया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं, रिजर्व क्षेत्र किसको कहते हैं, अभ्यारण्य किसको कहते हैं, खुला वन को है। क्लियर है? वन का खुला भाग एरिया। तो चलिए देखिए, बनाइए चित्र। इसको समझोगे, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभ्यारण्य, बाकी तुम लोग जानते हो मेन यहीं से है प्रश्न, जहाँ फंस जाओगे क्या, गारंटी फंसोगे। यूपीएससी का भी पूछेगा तो यहीं से, बीपीएससी पूछेगा तो यहीं से फंसता, कॉन्सेप्ट का प्रश्न नहीं है। बाकी तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सब तो आप लोग पढ़े हैं, इसमें मास्टर हैं नहीं। अब समझिएगा, प्रारंभ प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभियान कैसे प्रारंभ हुआ? 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? कनाडा में ना, कनाडा में पड़ता है स्टॉकहोम, ठीक है। कनाडा में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम है मानव पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। कहाँ? कनाडा कहाँ? ब्राजील। जल्दी बता, हाँ देख के बता, गूगल वाला प्राग मारो तो हम बोल देंगे। उत्तरी अमेरिका में, तो कनाडा क्षेत्र में ही होगा ना। देख लो गूगल वालों, देख लो, कनाडा, मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, पृथ्वी, कई सम्मेलन वहाँ हुआ। कनाडा आखिर है तो उत्तरी अमेरिका में, हाँ महादेश कहाँ है? स्वीडन। चलो स्वीडन, सॉरी स्वीडन, हाँ ठीक है। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम एक जगह जो स्वीडन में पड़ता है, स्वीडन होगा, स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ, ठीक है। ये सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में समझौता हुआ होगा, कई देश बैठे होंगे, कैसे मानव को बचाया जाए, मानव को बचाने के लिए पर्यावरण को क्या करना चाहिए, सब समझौता हुआ। तो उस समझौता के तहत भारत ने भी अपना कदम उठाया। इस जो मानव पर्यावरण सम्मेलन है, तो ये समझौता, इस समझौता के तहत भारत के द्वारा WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के सहयोग से 1973 ईस्वी में क्या प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो पूछेगा किस सम्मेलन के बाद हुआ प्रारंभ, किसके सहयोग से प्रारंभ किया? WWF, ठीक है। किस सम्मेलन के समझौता के तहत प्रारंभ हुआ? तो 1972 ईस्वी के स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन। क्लियर हुआ? किसके सहयोग से? WWF वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर, ठीक है, प्रारंभ हो गया। अब आइए उद्देश्य,
भारत में बाघों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। उत्तरी अमेरिका, अच्छा ठीक है, जहाँ दिखा रहा है तुम उत्तरी अमेरिका देश नहीं है, वो महादेश है। हाँ ठीक है, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। यहाँ समझो जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग ध्यान से। भारत में बाघों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना, यानी बाघों को सुरक्षित रखना, घटे नहीं। यहाँ तक तो मार दोगे, एग्जाम यहाँ नहीं फंसोगे, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट है तो कॉमन सेंस में मान लो वो बाघ के बचाए रखने की बात होगा, फंसोगे यहाँ फंसाएगा लाइन में। जब बाघों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक और मूल को बनाए रखा जा सकता है, यही लाइन देगा तो सोचोगे ये बाघ वाला में ये सौंदर्य क्या, ये सब नहीं होगा। अपने मन में क्या कर दोगे एग्जाम में, ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा, एग्जाम ये फंसेगा। बाघ वाला तो ना ये दोगे, ये लाइन जहाँ दिया तो फंस जाओगे। जब बाघ सुरक्षित होगा तो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ बाघ है वो क्षेत्र सौंदर्य, सांस्कृतिक, बाघ हमारा प्राचीन काल से संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, दुर्गा का सवारी है नहीं है, सांस्कृतिक बोध है और पारिस्थितिक मूल को बनाए रखेगा। अगला प्राकृतिक धरोहर को क्या मिलेगा, और शिक्षा का मनोरंजन को बढ़ावा मिलेगा। जाते हैं तो बाघ को ऐसे ढेला मारते हो, तो मनोरंजन नहीं कर रहे हो, हाँ करते हो कि नहीं, गए हो कभी चिड़ियाघर। साथ ही शिक्षा कैसे, तो तुम प्रजाति देखते होगे, किस प्रजाति का है, कहाँ है, लिखा रहता है, ये इस प्रजाति का अफ्रीका में पाया जाता है, ऐसा। तो शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली में 3-4 साल पहले 2014-15 में एक लड़का था जो क्या किया कि वो टल्लू था, टल्लू मतलब समझ गई होगी, और चिड़ियाघर जो था कूद गया बाघ का रिजर्व क्षेत्र में, कूद गया तो बड़ा बाघ था, बहुत बड़ा बाघ, वो आया उसके सामने बैठ गया। अब इसका टल्लू जो नशा था वो फट गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, वो इतना भयानक दृश्य है, तुम लोग नहीं देखा होगा, तो देखिए हो कितना भयानक दृश्य है। तब तक बाघ कुछ नहीं कर रहा है, बाघ भी ऐसे देख ऐसे पंजा कर रहा है। उससे ऊपर से जो ढेला मारा ना, जो अन्य लोग था कि बचाने के लिए कि ढेला मारेंगे तो बाघ भाग जाएगा, लेकिन ढेला जो ही ऊपर से मारा उस पर, बस वो यहाँ धरा, उसके घिसते हुए जो हाँ उसका हर मांद बना रहता है वहाँ पे ले गया। तो ये प्रयास मत करना, बता दे रहा वो देखोगी तो करुणा भाव आएगा। अभी हंस रही हो ना, दृश्य जो देखा होगा तुम देखी हो, और कौन देखा है, खुदा भी देखी है, तुम भी देखी हो, तो लगता है तुम काफ़ी उम्रदराज हो। इसका मतलब चौदह की बात कर रहे हैं, 8 साल हो गया। प्रकृति या मुख्यता, अब देखो यहाँ पे ये इसमें भी फंसोगे एग्जाम में, ये मुख्यता बाघ केंद्रित है। टाइगर प्रोजेक्ट मुख्यता क्या है, बाघ केंद्रित है, परंतु अब ये से एग्जाम में फंसोगे, परंतु यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर भी क्या करता है, बाघ केंद्रित है, लेकिन इस पे भी बल देता है। क्लियर हो गया ना। तो ये लाइन और ये लाइन याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है। एग्जाम में एनसीईआरटी का लाइन उठा के पूछेगा। कल जो आप जीव निश्चय मंडल पढ़ाएंगे तो उसका लाइन, और प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जो 68 हुआ है वो लेके आएंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे लाइन डाला, उठा कर उससे लाइन डाल दिया। तो एनसीईआरटी का लाइन रहेगा बाबू, उसमें अपना दिमाग नहीं बनाना है। एनसीईआरटी का लाइन में शब्द में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे बीपीएससी का, चाहे किसी भी एग्जाम स्नातक स्तरीय, कौन सा मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है, कौन सा मंत्रालय द्वारा संचालित हो रहा है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है टाइगर प्रोजेक्ट का। क्लियर है, चलिए लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समय टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था 1973 में, उस समय बाघ अभयारण्य की कुल संख्या 9 था और कुल क्षेत्रफल कितना था,
16,339 वर्ग किलोमीटर, जिसमें शुरुआत हुआ 1973 में। वर्तमान में यानी 2023 तक बाघ अभ्यारण्य की कुल संख्या 53 है। बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना हो गया यहाँ से बढ़ के 74,710.53 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जो बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र है, इसमें ये जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल, उस क्षेत्रफल में इतना में बाघ अभ्यारण्य है, तो प्रतिशत कितना होगा? 2.27। पूछेगा कितने क्षेत्र में, नहीं प्रतिशत के आधार पर कितने क्षेत्र में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है, क्या मालूम है? और क्षेत्रफल पूछेगा वर्ग किलोमीटर में 74,700। अब ये 74,710 में बाघ भी रहता है और वन भी है, बाघ भी रहता है और वन भी है। तो अब इसमें वन क्षेत्र कितना है? 55,666.27। इसका मतलब इतना में इतना घटा दीजिए तो बाघ कितना रहता है पता चल जाएगा। 55,666.27 वर्ग किलोमीटर। तो देश का कुल क्षेत्रफल का ये अब कितना हो गया? 7.8। देश के कुल क्षेत्रफल का में ये इतना हुआ, तो इसमें ये कितना प्रतिशत है? अब टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 74.51%। टाइगर रिजर्व का कितना है? 74.51%। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र, यानी टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है उसमें भी वन है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र कौन होगा? क्षेत्रफल के आधार पे, प्रतिशत नहीं, क्या चीज? और प्रतिशत के आधार पे सबसे बड़ा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हो जाएगा तो पक्के टाइगर रिजर्व, और क्षेत्रफल में नागार्जुन सागर श्री सैलम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? यहाँ समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया पूछ लेगा, फिर बाद में टपकेगा बीच में। क्लियर है? चलो लिखो। चलिए, तो अब महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, इसको तो याद रखना ही है, इसको भूलना नहीं है। ये आपका फेवरेट है, इसके लिए आपकी प्रसिद्धि हासिल है, इसी के लिए ना बहुत जाना है। अगर ये एकदम फटाफट बताओ बड़ा कौन है? फलना, बहुत जाना, इसी के लिए आपकी मात स्थापित है। क्या? चलिए, जिम कॉर्बेट नाम सुने होंगे, उत्तराखंड राज्य में। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट। कब शुरुआत हुआ? तो 1 अप्रैल 1973। तिथि के साथ याद रखना, बीपीएससी मास्टर इसमें कुछ नहीं। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 1 अप्रैल 1973 को भारत का पहला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाघ रिजर्व देखते हैं, तो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? नागार्जुन सागर श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा बोर बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व का, भारत ही नहीं विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। नंदनकानन कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। दुर्लभ सफेद बाघ के लिए जाना जाता है, दुर्लभ सफेद बाघ, यानी सफेद बाघ बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है ना होगा। वो आप सर्कस पहले देखते थे, सर्कस में दिखाया जाता था सफेद बाघ, आप लोग देखे होंगे पता नहीं। मुकुंदपुर सतना नाम सुने, जहाँ मैहर माँ का मंदिर है, मैहर सतना में ही है, एमपी में पड़ता है। सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है यहाँ सतना, सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है। रेलवे स्टेशन भी है सतना। तो सफेद बाघ सफारी के लिए ये प्रसिद्ध है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट
की शुरुआत कहाँ हुआ? सुंदरबन में, ठीक है। सरिस्का नाम सुने हो? राजस्थान में है यह अभ्यारण्य। बाघों को बचाने के लिए सरिस्का से ही एक्शन टाइगर योजना की शुरुआत की गई। भारत में एक्शन टाइगर योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? किस सरिस्का से, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए लिखिए इसको। चलिए, भारत का बाघ अभ्यारण्य बनाम राज, कहाँ कहाँ कौन सा बाघ अभ्यारण्य? 53 को हमने लिखाया था, उसमें इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख लेंगे कि अगर बाघ रिजर्व से जो पूछा है तो कौन पूछा, तो यहाँ पे ऐड कर लें। क्लियर है सब लोग को? लेकिन 53 में इम्पोर्टेंट ये है जो समानता एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुसेंट में बहुत दे दिया, थक जाइएगा याद करते करते, उतना कम मतलब भी नहीं। तो बीपीएससी जो पूछा है उसका प्रीवियस ईयर में देख लेना है कि कौन से पूछा है, और ये जो पूछा है उसको इसी में क्या करोगे? ऐड करोगे। आगे आइए। असम में मानस और काजीरंगा और औरंग टाइगर रिजर्व क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नागार्जुन सागर, नाम सुने होंगे। बिहार में वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण में, मिजोरम में डंपा, राजस्थान में सरिस्का, कर्नाटक में बांदीपुर, केरल में पेरियार और पारमिरबकुल, मध्य प्रदेश में पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, 4 वो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व राज्य कहा जाता है। किस राज्य को टाइगर रिजर्व राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अगर बाघ की संख्या सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या सबसे अधिक है, तो किस टाइगर रिजर्व में? बांधवगढ़ में। क्लियर हो गया? आ जाइए। महाराष्ट्र में भी पेंच, देखिए मध्य प्रदेश में भी पेंच और महाराष्ट्र में पेंच, सीमा पे, इसलिए यहाँ फंसेगा। महाराष्ट्र में भी पेंच है, मध्य प्रदेश में भी पेंच है। उत्तर प्रदेश दुधवा, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, तेलंगाना में कबल, उड़ीसा में सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ में गुरुघासीदास राउ और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य संयुक्त रूप से है। ये लेटेस्ट है, करेंट है, इसलिए पूछेगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई, सतबंगलम और श्री बिल्लुर पुथुर, मेघमलाई, ये वाला याद रखना, ये वाला ये करेंट है। 2021-22 में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन कौन? तमिलनाडु वाला ये श्री बिल्लुर पुथुर और ये गुरुघासीदास छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 ट्रेन से गणना करता राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। मंत्रालय में कौन मंत्रालय होगा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। भारत में बाघों की संख्या 2018 के गणना के अनुसार पूछेगा तो 2967। आप पूछेगा वर्तमान में कितना है? 3160। क्लियर हो गया? 2014 से 18 के बीच बाघों की वृद्धि का प्रतिशत, और बाघ गणना कितने वर्ष पे होता है? कितने वर्ष पे? 4 वर्ष। बाघ की गणना रिपोर्ट जारी होता है प्रति 4 वर्ष पर, प्रति 4 वर्ष। क्लियर हो गया? चलिए, विश्व में कुल बाघ की आबादी में भारत में बाघों का निवास कितना प्रतिशत है? इसका मतलब है कि भारत में बाघ पाया जाता है अधिक मात्रा में। टाइगर रिजर्व में आते हैं तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में? जिम कॉर्बेट में। भारत में कुल बाघों में टाइगर रिजर्व में कितना रहता है? 63%। इसका मतलब है कि 37% अभ्यारण्य में रहता है, खुला वाला क्षेत्र में। क्लियर हो गया ना? 63% टाइगर रिजर्व में रहता है, बाकी इधर उधर तुम्हारे घर आस पास भी मिल जाएगा।
इधर खासकर मधुबनी में तो मिल ही जाएगा, लेकिन नेपाल के क्षेत्र था, सीतामढ़ी में भी आ जाता था। बाघों की संख्या प्रथम, सबसे अधिक किस राज्य में बाघों की संख्या है? दूसरा 524, तीसरा बिहार में। तो बिहार में क्या यहाँ परिवर्तन हुआ वर्तमान में? तो बिहारों में हुआ है क्या, देख लेना। नहीं तो 18 के गणनात्मक रिपोर्ट के अनुसार ये, ठीक है। अब आप वह 3 अभयारण्य का नाम बताएं, टाइगर रिजर्व नहीं, क्या अभयारण्य, वन अभयारण्य जो बताए थे ना, वन अभयारण्य, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान तमंदर में। तो वन अभयारण्य क्षेत्र में वह 3 वन अभयारण्य का नाम बताएं जहाँ एक भी बाघ नहीं है। वो कौन है? ब्रह्मा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य। ये तीनों कौन राज्य में? यह खोजना या लिखना किसका काम है? तुम्हारा ना, मेरा, तुम लोगों का। चलो टाइगर प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, बाघ अभयारण्य टाइगर संबंधी समाप्त हो गया ना। अब अगला है एक गिर शेर परियोजना। ये प्रारंभ हुआ था 1972 में। गिर शेर परियोजना, गिर गुजरात में पड़ता है, गिरबन। और वो शेर के लिए, कैसा शेर? एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिरबन किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर की बात, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक अधिवास है। भारत का एकमात्र प्राकृतिक अधिवास कौन है? अधिवास का मतलब होता है रहने वाला जीव जंतु का घर, प्रकृति से ही बना हुआ, मानवकृत नहीं, चारों तरफ से इस तरह से घेरा हुआ है प्रकृति से, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, उधर कठियावाड़ा वाला क्षेत्र है, तो प्राकृतिक अधिवास। और ऐसे तो अभी बनाते हो, चिड़ियाघर में देखते हो तो क्या लोहा का बना हुआ घेरा हुआ, तो लोहा के जो घेरा हुआ अंदर में उसको अधिवास बोलते हैं। तो ये कैसा है? कृत्रिम है ना, कि चिड़ियाघर वाला क्या है? कृत्रिम है। लेकिन गिर वन में जो है ये प्राकृतिक अधिवास है, एकमात्र है भारत का प्राकृतिक अधिवास जहाँ शेर है, और इस प्राकृतिक अधिवास में शेर रहता है। इस परियोजना से गिर के वन के शेर को क्या करना है? संरक्षण करना। प्रोजेक्ट प्रो को क्या है? प्रो को डायर यानी घड़ियाल कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 1975 में। घड़ियाल एवं मगरमच्छ का क्या करना है? इस कार्यक्रम के तहत संरक्षण करना है, सुरक्षित प्रजनन को बढ़ावा देना है। कहाँ पाया जाता है ये घड़ियाल मगरमच्छ? उड़ीसा के महानदी में और तिलपारा में मगरमच्छ और घड़ियाल पाया जाता है। और एकमात्र अभयारण्य है मगरमच्छ घड़ियाल का जो मुख्य और फेमस है वो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल मगरमच्छ के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आ गई गैंडा परियोजना प्रारंभ 1987 में हुआ था। विशेषताएं क्या है गैंडा परियोजना? विश्व में एक सींग वाला गैंडा, एक सींगी वाला गैंडा भारत में पाया जाता है, सिर्फ भारत में। क्लियर हो गया? कहाँ कहाँ पाया जाता है गैंडा? तो देखिए असम के काजीरंगा और मानस में, और पश्चिम बंगाल के जलदापारा में। हाथी परियोजना आई प्रारंभ 1992 में। हाथी रिजर्व की संख्या कितना है भारत में? 32 है। तो मुख्य जो है वो कौन है? असम के काजीरंगा और देहानपट्टाई, केरल के पेरियार और कर्नाटक के भद्रावन। अब देखिए काजीरंगा मानस और टाइगर रिजर्व में भी काजीरंगा पड़े हैं। तो आपको बताए थे ना कि एक राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्र होगा, वन क्षेत्र होगा काजीरंगा, तो अभयारण्य भी हो सकता है उसमें, फिर राष्ट्रीय उद्यान होगा, फिर क्या होगा? रिजर्व क्षेत्र होगा। बताए थे ना? तो काजीरंगा में हाथियों के लिए है, और क्या गैंडों के लिए है, और बाघों के लिए। बताए तो इसलिए चित्र से समझा देंगे ताकि ये कंफ्यूजन तुमको ना हो। पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए भी है केरल का, और हाथी परियोजना के लिए। अब क्लियर हो गया ना? यहाँ से गलती नहीं करोगे कि क्यों यहाँ पे भी हाथी परियोजना पेरियार में
केरल के पेरियार में भी है और टाइगर प्रोजेक्ट भी है पेरियार में। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कन्फ्यूजन नहीं होगा? चलो लिखो, मिटा दें। चलिए अब वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण में एक लास्ट है, वो है वन्यजीव गलियारा। वन्यजीव गलियारा, इसका अभिप्राय क्या है? मानव बस्तियों में हस्तक्षेप किए बिना जानवरों की आवाजाही की अनुमति देता है, उसे वन्यजीव गलियारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मानव बस्ती कोई गांव और इधर भी वन है और इस गांव ये गांव है, ठीक है। मान लो कि ये गांव है, ये बीच का पार्ट, इधर भी वन है इधर भी वन है। अब इधर वाला जो जीव है, इस वन में जो जीव है ये इधर आना चाहता है, तो एक गलियारा बनाया जाता है, घेरा जाता है दोनों तरफ से। आदमी का आवाज़ जो यहाँ इंसान है यहाँ पे से घेर दिया और इसे जीव जा रहा है इधर से उधर। क्लियर हो गया? वो क्या है? मानव बस्तियों में हस्तक्षेप किए बिना जानवरों की आवाजाही की अनुमति, उसे वन जीव गलियारा। वन जीव गलियारा की कुल संख्या कितना है? 88 है। भारत का प्रथम, ये तो गांव क्षेत्र में यानी वन क्षेत्र वाला गलियारा होता है। अब भारत का प्रथम शहरी वन जीव गलियारा, यानी शहर में भी वन जीव गलियारा बनाया गया, वो कौन है? असोल भट्टी वन जीव अभयारण्य। असोल भट्टी वन जीव अभयारण्य कहाँ है स्थित? नई दिल्ली से हरियाणा के बीच में है असोल भट्टी। और ये किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ, मुख्य रूप से तेंदुआ और अन्य जीव भी है। कौन? असोल भट्टी वन जीव अभयारण्य। ये रहा आज का वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण के प्रयास में भारत का द्वारा चलाए गए विभिन्न परियोजना। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट आपने पढ़ा, शेर पढ़ा, गेंडा, घड़ियाल, वन्यजीव गलियारा। अब अगले क्लास में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार मुख्य रूप से बताया जाएगा आपको। अगले क्लास के लिए क्या कीजिए? इंतजार कीजिए। इसके बाद तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।